आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर ग्रेविटेशन। तो ग्रेविटेशन क्या होता है बच्चों कि दो बॉडीज के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स होती है उसको ग्रेविटेशनल बोलते हैं या ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। और ग्रेविटेशनल फोर्स का जो कॉन्सेप्ट है वो दिया था न्यूटन साहब ने। तो क्या होता है ग्रेविटेशनल? अट्रैक्शन बिटवीन द टू बॉडीज। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जैसा कि आप जानते हैं, तो ग्रेविटेशन चैप्टर है और न्यूटन्स लॉ। तो क्या कहा था बच्चों न्यूटन साहब ने कि m1 और m2 ये रहे दो मासेस, इनके बीच में डिस्टेंस है r, इनके बीच में r डिस्टेंस है। तो जो फोर्स है इन दोनों के बीच में F वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। इनको कंबाइन कर दो बच्चों तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 बाई r स्क्वायर। सो F इज इक्वल्स टू प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटा देते हैं तो ये बन गया G m1 m2 बाई r स्क्वायर। अब ये जो G है बच्चों ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है और इसकी वैल्यू जो है वो फिक्स है और G की वैल्यू है 6.67 इंटू 10 की पावर -11। ये इस G की वैल्यू है। ये यूनिवर्सल कांस्टेंट है, मतलब पूरे यूनिवर्स में चाहे मून हो, चाहे मार्स हो, चाहे जुपिटर हो, चाहे कोई और किसी सोलर सिस्टम का प्लेनेट हो, सब पे G की वैल्यू फिक्स रहेगी। अब इसके बाद इसकी स्टेटमेंट सुनो आप, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहता है कि एवरी बॉडी इन दिस यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर बॉडी which is directly proportional to product of magnitude of masses and inversely proportional to square of distance between them। ध्यान रखना बच्चों, ग्रेविटेशनल फोर्स सिर्फ और सिर्फ अट्रैक्टिव होती है, ये फोर्स कभी रिपल्सिव नहीं होती। एक स्पेशल नोट सुनिए यहां कि ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये 10 की पावर -9 मीटर पे एप्लीकेबल नहीं होती, नैनोमीटर पे। अदरवाइज ये फॉर्मूला, ये कॉन्सेप्ट पूरे यूनिवर्स में वैलिड है, चाहे डिस्टेंस कितनी भी बड़ी क्यों ना हो। अब इसके बाद पढ़ेंगे बच्चों रिलेशन बिटवीन स्मॉल g एंड कैपिटल G। स्मॉल g आपको पता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है और कैपिटल G यूनिवर्सल कांस्टेंट होता है। तो रिलेशन बिटवीन G एंड कैपिटल G, ये रिलेशन पढ़ेंगे दोनों के बीच में। तो देखो बच्चों, ये रही अर्थ, ये मास ऑफ अर्थ है, ये रेडियस ऑफ अर्थ है। एम के नीचे ई लगा दिया तो मास ऑफ अर्थ हो गया, रेडियस ऑफ अर्थ। और ये कोई दूसरी बॉडी ले लो तो इसका सेंटर और इसका सेंटर, पूरी डिस्टेंस रेडियस ऑफ अर्थ ले लो, क्योंकि दूसरी बॉडी तो बहुत छोटी होगी अर्थ के कंपैरिजन में, लेकिन डिस्टेंस सेंटर से ही लेते हैं, दोनों के सेंटर से। और ये हो गई मास ऑफ ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट।
तो जैसा कि हम जानते हैं कि इसका जो वेट होगा वो फोर्स होगी, वेट ही फोर्स होता है। तो ये तो हो गया F इज इक्वल्स टू MOG, भाई F इक्वल टू mg। और इसमें जो फोर्स लग रही है इन दोनों में ग्रेविटेशनल, वो G मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ ऑब्जेक्ट और बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर, यानी कि RE स्क्वायर। अब बच्चों दोनों को इक्वेट कर दो, इक्वल कर दो दोनों को, तो क्या हो गया MOG इज इक्वल्स टू GME RE स्क्वायर। तो बच्चों मास ऑफ ऑब्जेक्ट से मास ऑफ ऑब्जेक्ट कैंसिल हो गया और जो बच गया G वो ये रहा, G मास ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। तो बच्चों देखा आपने कि जिस बॉडी का मास आप लेके चल रहे थे वो तो गायब ही हो गया। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किस चीज पे डिपेंड हो गया? देखो ये तो कांस्टेंट है, यानी कि मास ऑफ अर्थ और रेडियस ऑफ अर्थ पे ही डिपेंड कर गया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और किसी फैक्टर पे डिपेंड नहीं है। एक रिलेशन दिमाग में रख लेना, ये रिलेशन आगे बहुत ज्यादा काम आएगा कि G स्मॉल g मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इनटू RE स्क्वायर इज इक्वल्स टू GME। ये रिलेशन हम बहुत बार यूज करेंगे और ये रिलेशन आपके काफी काम आएगा। इस तरीके से आपने ड्राइव आउट करा रिलेशन बिटवीन स्मॉल g एंड कैपिटल G। अब पढ़ेंगे हम बच्चों इफेक्ट ऑफ हाइट ऑन स्मॉल g, मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में। अब कोई बॉडी या कोई चीज अर्थ पे जितनी ऊपर 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 जाती चली जाएगी उसका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चेंज होता चला जाएगा। अब इंक्रीज होगा या डिक्रीज ये तो डेरिवेशन से पता लगेगा। तो देखते हैं जी इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है। अब ये रहा जी अर्थ और ये रेडियस ऑफ अर्थ। मास ऑफ अर्थ तो तुम्हें पता है। अब ये सरफेस है तो G एट S, सरफेस पे क्या होता है G मास ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ, ये आप जानते ही हैं। अब आप अर्थ पे इतना ऊपर चले गए, h हाइट ऊपर चले गए, तो यहां से लेके यहां तक कितना चले गए? यहां से लेके यहां तक चले गए RE प्लस H। और अब ये रही बॉडी, तो हमें यहां पे G एट H निकालना है और हमें यह भी बताना है कि यहां पे इंक्रीज हुई या डिक्रीज हुई एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। देखते हैं बच्चों एक्सप्रेशन। तो जरा देखना G एट S GME RE स्क्वायर, लेट इट बी इक्वेशन नंबर 1। तो G एट H कितना हो जाएगा? GME RE प्लस H का स्क्वायर, लेट इट बी नंबर 2। अब बच्चों ने डिवाइड कर देते हैं एक दूसरे से, तो GH बाई GS मतलब हाइट पे और सरफेस पे, तो ये बन गया GME RE प्लस H का स्क्वायर डिवाइडेड बाई GME RE स्क्वायर। तो देखना बच्चों GME से GME कट गया और जब ये कट गया तो ये यहां पे आ गया, तो GH बाई GS ये रह गया तुम्हारा RE स्क्वायर
देखो बच्चों ये ऊपर आ गया और नीचे आर ई प्लस एच का स्क्वायर। तो जी एस को अगर मैं यहां मल्टीप्लाई कर दूं तो ये एक्सप्रेशन बन गया जी एट एच इज इक्वल्स टू आर ई डिवाइडेड बाई आर ई प्लस एच टोटल का स्क्वायर इंटू जी एस। तो देखना बच्चों, डिनोमिनेटर नीचे वाला फैक्टर इंक्रीज, ये इंक्रीज हो गया तो जी एट हाइट डिक्रीज हो गया। इसका मतलब अगर ऊपर 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 चलते चले जाएंगे हम तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीज कर जाएगी, घट जाएगी, कम हो जाएगी। अब ये एक्सप्रेशन बच्चों न्यूमेरिकल में जब यूज करना, जब h ग्रेटर देन 100 किलोमीटर हो। लेकिन अगर मान लो न्यूमेरिकल में आ गया h लेस देन 100 किलोमीटर, तब क्या करेंगे आप? तो उसके लिए इस एक्सप्रेशन को थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। जरा सुनिए अब कैसे। तो ये भी फाइनल आंसर है और जरा दूसरा सुनना, यहां से कंटिन्यू करेंगे बच्चों, यहां से। तो जरा देखना जी एट एच, जी एट एस, देखो बच्चों यहां से आर ई स्क्वायर ये रहा डिवाइडेड बाई, यहां से कॉमन निकाल दो बाहर आर ई। अब आप कहोगे यहां तो है ही नहीं तो कॉमन कैसे निकाले? अरे तो बच्चों यहां मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो ना। जब मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दोगे तो कॉमन आ जाएगा फिर। तो देखो आर ई स्क्वायर बाहर निकाल दो यहां से, तो यहां तो बच गया ए 1, ये रहा एच और इसके नीचे आ जाएगा आर ई स्क्वायर। अब देखो जी यहां स्क्वायर तो रह गई या खाली आर ई आएगा? आर बाहर निकाला है, इससे ये कैंसिल हो गया। जब इससे ये कैंसिल हो गया इसको ऊपर ले जाओ तो जी एच बाई जी एस, इसको ऊपर ले जाओ बच्चों तो 1 प्लस एच डिवाइडेड बाई आर ई की पावर -2। और यहां पे बच्चों बाइनोमियल थ्योरम आप जानते हो, बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई कर दो। क्या है बाइनोमियल थ्योरम? लो मैं यहां बता देता हूं। बाइनोमियल थ्योरम 1 प्लस एक्स की पावर n, तो इस n को बच्चों यहां ले आओ नीचे, तो 1 प्लस एन एक्स, हायर पावर्स नेग्लेक्ट। अगर यहां पे 1 माइनस एक्स की पावर n होता तो 1 माइनस एन एक्स हो जाता। फॉर एग्जाम्पल 1 प्लस एक्स की पावर 1/2 तो 1 प्लस 1/2 एक्स हो जाता। तो ये बाइनोमियल थ्योरम है बच्चों, हम इसको यूज करेंगे यहां। तो ये एक्सप्रेशन आया कि जी एच इज इक्वल्स टू जी एस -2, यहां ले आओ तो 1 माइनस 2h डिवाइडेड बाई आर ई। तो ये एक्सप्रेशन आया बच्चों। और इसमें भी आप देख रहे हैं कि जी एच इज इक्वल्स टू जी एस माइनस 2h डिवाइडेड बाई आर ई इंटू जी एस। तो इसमें से ये माइनस हो गया ना, इसका मतलब g दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो डिक्रीज हो रही है, घट रही है अगर हाइट बढ़ रही है तो इफ h इंक्रीज g एट h डिक्रीज। ये हुआ बच्चों इसका फाइनल एक्सप्रेशन। अब पढ़ेंगे बच्चों इफेक्ट ऑफ डेप्थ ऑन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे। मतलब
अगर हम अर्थ के अंदर 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 चलते चले जाएं तो क्या फर्क पड़ेगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे, वो हमें चेक करना है। देखिए अभी अभी आपने पढ़ा कि अगर हम अर्थ पे ऊपर जाते हैं तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीज करता है, घट जाता है। तो देखते हैं अगर हम अर्थ में नीचे जाएं तो क्या फर्क पड़ेगा। तो देखिए बच्चों, इफेक्ट ऑफ डी ऑन जी, डी मतलब डेप्थ, तो ये ले लो अर्थ और ये रेडियस ऑफ अर्थ है। अब आप बच्चों इसमें अंदर किसी चीज को ले गए, कितना अंदर ले गए, यहां मान लीजिए डी डेप्थ अंदर ले गए, तो अब कितनी बची, ये हिस्सा रह गया और इसकी खुद की रेडियस कितनी हो गई, आर ई माइनस डी। तो ये तो सरफेस है बच्चों, सरफेस वही जी सरफेस, जी एम ई आर ई स्क्वायर, ये तो सरफेस है। और ये एक जी या डी ले लो, तो ये हमें निकालना है। तो देखो बच्चों, जब आप अंदर इसमें किसी चीज को लेके जाओगे तो अर्थ का खुद का भी मास भी चेंज होगा, क्योंकि अंदर चले गए ना, डेंसिटी सेम रहेगी। तो देखते हैं खैर इसका एक्सप्रेशन क्या होता है इसमें। तो जरा देखना, जी एट सरफेस जी एम ई आर ई स्क्वायर, तो यहां से जी एट एस जी एम ई की जगह बच्चों, एम ई की जगह, मास की जगह वॉल्यूम इनटू डेंसिटी लिख लो। तो वॉल्यूम ऑफ अर्थ और डेंसिटी ऑफ अर्थ, नीचे तो आर ई है, अरे डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम होता है ना, तो वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, तो जी एट सरफेस, जी तो ये रहा, वॉल्यूम की जगह 4/3 पाई आर क्यूब, क्योंकि अर्थ एक स्फेरिकल बॉडी की तरह बिहेव करती है, तो वॉल्यूम की जगह 4/3 पाई आर ई क्यूब रो ई, आर ई मतलब रेडियस ऑफ अर्थ, रो ई डेंसिटी ऑफ अर्थ। और बच्चों नीचे क्या है, नीचे आर ई स्क्वायर तो है, स्क्वायर से क्यूब कट गया बच्चों एक बार, तो क्या बता, जी एट एस इज इक्वल्स टू जी 4 पाई आर ई रो ई डिवाइडेड बाई 3, लेट इट बी नंबर 1। तो बच्चों सरफेस पे जी डेंसिटी की टर्म्स में ये आ गया। अब बात करते हैं कि जब हम नीचे चले गए तो एट डेप्थ डी, डेप्थ डी पे, तो जी एट डी जी एम ई डैश कर लो बच्चों, एम ई डैश, मास चेंज होगा, डेंसिटी रहेगी सेम, डिवाइडेड बाई आर ई माइनस डी का स्क्वायर। देखो ना अंदर चलेगा, रेडियस बदल गई, रेडियस बदलेगी तो मास भी तो बदलेगा। अरे भाई किसी इंसान को या किसी चीज को ऊपर से ऐसे काट दिया तो जो बाकी हिस्सा बचेगा उसका मास बदल जाएगा ना। अब निकालेंगे हम एम ई डैश, तो जरा देखना, एम ई डैश इज इक्वल्स टू वॉल्यूम डैश डेंसिटी ऑफ अर्थ। डेंसिटी सेम रहेगी बच्चों, क्योंकि डेंसिटी तो मास और वॉल्यूम का रेशियो है ना। तो क्या बन गया, एम ई डैश वॉल्यूम 4/3 पाई आर ई माइनस डी, आर ई माइनस डी में चला जाएगा बच्चों ये, तो 4/3 पाई आर ई माइनस डी का क्यूब रो ई,
अब ये वाला जो मास है इसे यहां रख देंगे, ये जो एम ई डैश आया है इसको यहां पुट करेंगे बच्चों, तो क्या बन जाएगा G एट डी इक्वल टू, यहां पुट करके तो G एम ई डैश की जगह 4 पाई आर ई माइनस डी का क्यूब रो ई डिवाइडेड बाई, देखो यहां 3 तो है ही और यहां आर ई माइनस डी का स्क्वायर है, तो क्या बन गया बच्चों ये, इससे ये कैंसिल हो गया, तो G एट डी आ गया G 4 पाई आर ई माइनस डी रो ई डिवाइडेड बाई 3, और बच्चों लेट इट बी इक्वेशन नंबर 2। ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई बच्चों। अब ये रहा G एट S, ये रहा G एट D। अगर हम इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं, देखिए G एट D G एट S दोनों को डिवाइड कर दो बच्चों, तो डिवाइड करने के बाद क्या आ गया, ये G 4 पाई आर ई माइनस डी रो ई 3 तो है ही, और अब यहां से ले लो तो G 4 पाई आर ई रो ई डिवाइडेड बाई 3, तो बच्चों ये 3 ऊपर चला जाएगा, तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, G से G कैंसिल हो गया, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया, रो ई से रो ई कैंसिल हो गया, और आप देख रहे हैं कि G एट D G एट S क्या बच गया बच्चों, ये बच गया आर ई माइनस डी डिवाइडेड बाई आर ई। इस एक्सप्रेशन तक पहुंच गए बच्चों आप। अब जरा आगे देखना, जब आगे देखोगे तो आपको पता लगेगा कि यहां पे तो G एट D इज इक्वल्स टू दिस डिवाइडेड बाई दिस 1 माइनस डी बाई आर ई इंटू जी एस। देखो बच्चों, दिस डिवाइडेड बाई दिस 1 माइनस डी डिवाइडेड बाई आर ई वो लिख दिया, और ये वाला जी एस पहुंच गया इधर, तो एक्सप्रेशन ये आ गया। जब एक्सप्रेशन ये आ गया तो आप देखेंगे कि G एट D इज इक्वल्स टू जी एस माइनस डी आर ई जी एस। तो बच्चों यहां से भी तो पता लग रहा है, यहां से भी तो पता लग रहा है कि जितना D बढ़ाओगे आप इसमें से माइनस होता चला जाएगा। इस केस में भी डिक्रीज कर रही है, इस केस में भी डिक्रीज कर रही है G की वैल्यू। तो बच्चों अगर D इंक्रीज करेगा तो G एट D डिक्रीज करता चला जाएगा। वैसे फाइनल आंसर ये वाला है, लेकिन यहां आपको पता लग रहा है कि माइनस होता चला जा रहा है। तो क्या सुना आपने, क्या समझा आपने कि अगर अर्थ सरफेस से ऊपर जाते हो आप तो G की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, और अर्थ में अगर आप नीचे अंदर जाते हो तो भी G की वैल्यू डिक्रीज हो रही है। तो दोनों केस में ऊपर जाने पे और नीचे जाने पे G की वैल्यू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू डिक्रीज होती है। ये खत्म हो गया बच्चों टॉपिक। अब बच्चों आपने हाइट का इफेक्ट देख लिया, आपने डेप्थ का इफेक्ट देख लिया, जरा इन दोनों में रिलेशन देखो, दोनों में रिलेशन। तो रिलेशन बिटवीन G एट H एंड G एट D, हाइट में और डेप्थ में आपस में क्या रिलेशन मिल के आता है बच्चों। तो देखिए जी बच्चों, G एट H, G एट S 1 माइनस 2H रेडियस ऑफ अर्थ, और G एट D, G एट S 1 माइनस में D बाई आर ई।
अब बच्चों ऐसी पोजीशंस जहां पे दोनों इक्वल हों, जहां पे दोनों इक्वल हों, तो क्या H और D में क्या रिलेशन बनेगा? तो जरा देखना कि इफ G at H G at D के इक्वल होगा तो G S 1 minus 2H by RE और G S 1 minus D by RE, GS से GS कट गया, 1 से 1 कट गया, माइनस से माइनस कट गया, RE से RE कट गया, सो 2H इज इक्वल्स टू D आ गया, तो H इक्वल टू D by 2 आ गया। और यहां से क्या पता लगा बच्चों? यहां से आपको पता लगा कि हाइट डेप्थ का आधा है, मतलब जितना आप अर्थ में अंदर जाओगे, ठीक है ना, उससे आधा जाओ हाइट पे तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सेम आ जाएगी, इक्वल हो जाएगी। ये आपके सामने एक्सप्रेशन है। अब एक छोटी सी बात और कि क्या अर्थ की शेप का कोई इफेक्ट पड़ रहा है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे? पड़ता है बच्चों, बहुत पड़ता है। इफेक्ट ये पड़ता है कि हमारी जो अर्थ है वो परफेक्टली स्फेरिकल नहीं है। अर्थ हमारी परफेक्टली स्फेरिकल नहीं है बच्चों। उसमें क्या है कि अर्थ हमारी इस तरीके से है, यहां पे इक्वेटर पे थोड़ी सी बाहर है और पोल पे थोड़ी अंदर है। तो अगर यहां रेडियस ऑफ पोल लेते हो आप तो ये रेडियस ऑफ इक्वेटर हो जाता है। तो बच्चों RE ये शेप का इफेक्ट है बच्चों, शेप का G पे। तो RE ग्रेटर देन RP होता है। P मतलब पोल, E मतलब इक्वेटर। तो देखना बच्चों G at इक्वेटर GME RE स्क्वायर, E फॉर इक्वेटर है हम, और G at P GME RP स्क्वायर है। तो साफ पता लग रहा है बच्चों कि RE ज्यादा है, सिंस RE ग्रेटर देन RP, ये बड़ा है तो ये छोटा हो जाएगा। तो G at पोल ग्रेटर देन हो जाता है G at इक्वेटर के। और एक्चुअल वैल्यू अगर आप सुनना चाहते हो बच्चों तो सुनिए, इक्वेटर पे G की वैल्यू है 9.78 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और G at पोल पे है 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इतना इफेक्ट पड़ जाता है बच्चों, इतना इफेक्ट है, आप देख लीजिए जी, खत्म होता है जी ये टॉपिक। अब डिस्कस करेंगे बच्चों हम बहुत अच्छी कॉन्सेप्चुअल वाला एक टॉपिक, इफेक्ट ऑफ लैटिट्यूड, लैटिट्यूड मतलब एंगल, और रोटेशन ऑफ अर्थ जी के ऊपर। तो एंगल का और रोटेशन का हम इफेक्ट देखते हैं। तो बच्चों एंगल का तो ऐसे है कि ये रहा इक्वेटर, ये रहा आपका इक्वेटर और ये रहा आपका पोल। देखो बच्चों ये अर्थ ऐसे करके घूम रही है, ये ऐसे करके दिखा रखा है, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है, ऐसे करके घूम रही है अर्थ ये बच्चों। तो पहली बात ये रहा एक्सप्रेशन, ये रहा एक्सप्रेशन इसका। तो G डैश इज इक्वल्स टू G माइनस R ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर लैम्डा। तो पहली बात इक्वेटर पे G की वैल्यू, तो जरा देखना
G एट इक्वेटर। बच्चों इक्वेटर पे ये जो लैम्डा एंगल है, अगर ये पॉइंट यहीं आ गया, देखो ना ये P पॉइंट है, अगर ये P पॉइंट यहीं पे पहुंच गया तो लैम्डा एंगल तो जीरो हो जाएगा ना, लैम्डा एंगल जीरो हो जाएगा। तो एट इक्वेटर लैम्डा इक्वल टू जीरो, तो यहां पुट कर दो लैम्डा को जीरो, तो G माइनस में R ओमेगा स्क्वायर cos स्क्वायर जीरो, cos जीरो 1 होता है बच्चों। तो G एट इक्वेटर G माइनस में R ओमेगा स्क्वायर हो गया, cos 0 1 होता है, तो ये पूरा फैक्टर खत्म हो गया। तो ये तो आया इक्वेटर पे। अब जरा पोल पे आ जाओ। एट पोल, तो पोल पे बच्चों ये P पॉइंट पोल पे पहुंच गया, तो एंगल कितना हो जाएगा ये 90 डिग्री। तो जरा देखना G डैश G माइनस में R ओमेगा स्क्वायर cos स्क्वायर 90 डिग्री, cos 90 जीरो होता है बच्चों, जीरो। तो G डैश इज इक्वल्स टू G बचेगा, और G डैश मतलब G एट पोल, तो G एट पोल मतलब G हो गया। तो बच्चों पोल पे G की वैल्यू G हो गई, और देखो यहां भी तो G लिख रहा है ना, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, एक बार और हम इसे लिख सकते हैं कि G एट इक्वेटर इक्वल टू G एट पोल माइनस R ओमेगा स्क्वायर। तो बच्चों जरा साफ बात क्लियर हो रही है ना कि पोल के G में से माइनस हो रहा है ना कुछ, तब इक्वेटर पे बच रहा है। तो बात तो क्लियर है कि पोल पे G ज्यादा होती है। यहां से भी पता लग गया बच्चों, यहां से भी पता लग गया कि पोल पे G ज्यादा है इक्वेटर के कंपैरिजन में, पोल पे G ज्यादा है। तो G एट पोल आप ये समझ गए, G एट इक्वेटर आप ये समझ गए एंगल के बिहाफ पे, एंगल के बिहाफ पे आप समझे हो। एंगल को लैटिट्यूड एंगल कहते हैं, लेकिन जरा बच्चों एंगुलर वेलोसिटी का बिहाफ देखना, एंगुलर वेलोसिटी का बिहाफ। अब ये जो एक्सप्रेशन है, ये जो एक्सप्रेशन है बच्चों, दिस वन, अगर अर्थ घूमना बंद कर दे, ऐसे जो घूमना है इसको बंद कर दे, हमारी अर्थ जो ऐसे घूम रही है अगर वो रुक जाए तो क्या होगा, तो देखते हैं। ओमेगा को जीरो कर दो कि इफ ओमेगा जीरो, अर्थ ने घूमना बंद कर दिया, तो क्या बच जाएगा G डैश, G तो बच जाएगा। और क्योंकि ये फैक्टर खत्म हो गया, तो चाहे इक्वेटर हो चाहे पोल हो, दोनों पे G की वैल्यू सेम हो जाएगी बच्चों, सेम हो जाएगी। G की वैल्यू कोई चेंज ही नहीं होगी, क्योंकि माइनस ही नहीं हो रहा कुछ। तो इक्वेटर पे और पोल पे G की वैल्यू सेम हो जाएगी अगर अर्थ घूमना बंद कर दे, ठीक है ना। एक बड़े स्पेशल बात बता देता हूं बच्चों कि अगर अर्थ अपनी प्रेजेंट स्पीड की 17 टाइम्स घूमना ज्यादा कर दे, जितना आप घूम रही है उसके 17 टाइम्स, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जीरो हो जाएगा, जीरो। ये लोड है और खत्म होता है ये टॉपिक भी आपका। अब डिस्कस करेंगे वेक्टर फॉर्म ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो जैसा तुम जानते हो कि m1 मास, m2 मास, बच्चों ये सेंटर्स के बीच में से काउंट होती है डिस्टेंस r, सेंटर से, सरफेस से नहीं काउंट होती। तो आप पढ़ने जा रहे हैं वेक्टर फॉर्म, और वेक्टर फॉर्म में बच्चों जैसा कि तुम जानते हो f g m1 m2 by r स्क्वायर। तो अगर तुम्हें यहां वेक्टर लगाना है
तो यहां आर कैप लगाना पड़ेगा। कीप इन माइंड, अगर तुम्हें यहां वेक्टर लगाना है तो यहां आर कैप लगाओ। देन आर कैप इज इक्वल्स टू आर वेक्टर अपॉन आर, ये आपको वेक्टर से पता है, यूनिट वेक्टर इज इक्वल्स टू आर वेक्टर डिवाइड बाय आर मैग्नीट्यूड या मोड। तो क्या बच गया, एफ वेक्टर इज इक्वल्स टू जी m1 m2 r स्क्वायर r वेक्टर बाय r। तो एक्सप्रेशन बचेगा कि f इज इक्वल्स टू g मास 1 मास 2 r क्यूब r वेक्टर। ये एक्सप्रेशन बचेगा बच्चों, और यहां वेक्टर लगाना जरूरी है। जब यहां r कैप लगा रहे हो तो वेक्टर लगाना नेसेसरी हो जाएगा। तो ये वेक्टर फॉर्म ऑफ न्यूटन लॉ है। यहां से एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है बच्चों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, के आपको प्रूफ करना है, आपको प्रूफ करना है कि न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन न्यूटन लॉ ऑफ मोशन को जस्टिफाई करता है। तो देखते हैं कि न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन न्यूटन लॉ ऑफ मोशन को कैसे जस्टिफाई करेगा। देखिए जी, तो न्यूटन लॉ ग्रेविटेशन एंड न्यूटन लॉ मोशन, न्यूटन लॉ ग्रेविटेशन न्यूटन लॉ मोशन कैसे जस्टिफाई करेगा। देखो बच्चों, m1 m2 दो मासेस आर डिस्टेंस, ये इस पे फोर्स लगा रहा है और ये इस पे फोर्स लगा रहा है। तो here is F1 by 2, here is F2 by 1। तो ये फोर्स पहले पे दूसरे की वजह से और ये फोर्स दूसरे पे पहले की वजह से। तो जरा देखते हैं F1 by 2 वेक्टर में बच्चों, तो G m1 m2 r12 स्क्वायर r12 कैप, लेट इट बी 1। F21 वेक्टर में G m1 m2 r21 स्क्वायर r21 कैप। अब देखो बच्चों, यहां से यहां की डिस्टेंस और यहां से यहां की डिस्टेंस मैग्नीट्यूड में तो इक्वल है, नो डाउट, लेकिन डायरेक्शन तो अलग अलग है ना। और डायरेक्शन आप जानते हो कि अगर आप डायरेक्शन चेंज करोगे तो माइनस लगेगा। तो हम करते हैं इसको F21 वेक्टर G m1 m2, इसको उल्टा कर दिया मैंने r12, लेकिन स्क्वायर लग गया, तब तो माइनस का कोई चक्कर नहीं है। लेकिन बच्चों यहां तो माइनस लग गया ना, r12 कैप। देखो ना, 2 बने तो प्लस है, 1 2 है तो माइनस लगाना पड़ा, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन हो गई। इस माइनस को यहां लिख देते हैं। तो F21 वेक्टर माइनस G m1 m2 r12 स्क्वायर r12 कैप, लेट इट बी इक्वेशन नंबर 2। अब बच्चों इक्वेशन 1 को और इक्वेशन 2 को ऐड कर दो, तो 1 प्लस 2 कर दो, तो F12 प्लस F21। देखना बच्चों, ये तो प्लस है, ये तो सारा प्लस है और ये माइनस है, और एज इट इज सेम है, इसलिए इन दोनों का सम 0 हो जाएगा। तो बच्चों ये तो F12 नेगेटिव F21, ये तो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन है। ये तो बच्चों थर्ड लॉ है मोशन का। तो लेके चले आप न्यूटन साहब का ग्रेविटेशन लॉ, और आंसर आ रहा है न्यूटन साहब का मोशन लॉ, वो भी थर्ड। इसका मतलब ग्रेविटेशन लॉ न्यूटन थर्ड लॉ हो गया मोशन का। अब आप एक बात और जानते हो,
जब आप जानते हो कि न्यूटन का सेकंड लॉ रियल लॉ है मोशन का, जो कुछ भी है वो सेकंड लॉ है, थर्ड लॉ सेकंड लॉ के अंदर है, तो जब ग्रेविटेशन से थर्ड लॉ प्रूफ हो रहा है तो ग्रेविटेशन से न्यूटन का सेकंड लॉ भी तो प्रूफ हो गया, क्योंकि सेकंड लॉ ही रियल लॉ है। तो बच्चों इस तरीके से आपको पता लगा कि न्यूटन साहब का ग्रेविटेशन लॉ और न्यूटन साहब के मोशन के लॉ सब एक दूसरे को जस्टिफाई करते हैं। खत्म हुआ ये टॉपिक। अब डिस्कस करेंगे हम ऑर्बिटल वेलोसिटी। ऑर्बिटल वेलोसिटी में क्या होता है बच्चों कि वो वेलोसिटी जो एक सैटेलाइट को ऑर्बिट में भेजने के काम आती है। डेफिनेशन तो आपके नोट्स में है ही, आपको हर चीज अपने नोट से पढ़नी है। ये क्लास तो आपको सिर्फ समझाने के लिए बनाई जा रही है। तो वो वेलोसिटी, वो मिनिमम वेलोसिटी जो सैटेलाइट को ऑर्बिट में भेजने के लिए होती है उसको ऑर्बिटल वेलोसिटी कहते हैं। अब देखो बच्चों, ये रही अर्थ और ये रेडियस ऑफ अर्थ, और आप पढ़ने जा रहे हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी। ऑर्बिटल वेलोसिटी, अब मान लीजिए यहां सैटेलाइट पहुंच के घूमने लगी, इस ऑर्बिट में पहुंच गई सैटेलाइट, तो ये ऑर्बिट कितना ऊंचा, एच हाइट ऊंचा हो गया, एट हाइट एच पे पहुंच गई सैटेलाइट। तो बच्चों यहां से लेके यहां तक डिस्टेंस कितनी हो गई, x, r e प्लस h हो गई। अब कोई सैटेलाइट घूम रही है तो उसका मास भी होगा, तो ये तो ले लो मास ऑफ सैटेलाइट, और ये आप जानते हो मास ऑफ अर्थ। अब जैसा कि तुम्हें पता है कि जो सैटेलाइट घूम रही है उसके लिए जो सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, वो सेंट्रीपिटल फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स से मिलती है। इसका मतलब F ग्रेविटेशनल इज इक्वल्स टू F सेंट्रीपिटल, गोल गोल घूमने की जो फोर्स है वो खुद अर्थ दे रही है सैटेलाइट को घूमने के लिए। कहीं और से नहीं आ रही बच्चों, कोई फ्यूल नहीं खर्च हो रहा सैटेलाइट में, अपने आप घूम रही है वो। जैसे अर्थ घूम रही है अराउंड द सन, तो कोई घुमा थोड़ा रहा है। सन और अर्थ के बीच की जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो सेंट्रीपिटल फोर्स में कन्वर्ट हो रही है। मून घूम रहा है अराउंड द अर्थ, तो दोनों के बीच की जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो सेंट्रीपिटल फोर्स में कन्वर्ट हो रही है। तो F ग्रेविटेशनल, F सेंट्रीपिटल। तो क्या है ग्रेविटेशनल बच्चों, G मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ सैटेलाइट, और दोनों के बीच की डिस्टेंस, और डिस्टेंस क्या है बच्चों, RE प्लस H। देखो ये रही ना RE प्लस H, तो RE प्लस H का स्क्वायर इज इक्वल्स टू सेंट्रीपिटल फोर्स। अब बच्चों घूम कौन रही है, सैटेलाइट, तो मास लोगे सैटेलाइट का, तो मास ऑफ सैटेलाइट v ऑर्बिटल, क्योंकि घूम रही है, m v स्क्वायर डिवाइडेड बाय डिस्टेंस, तो RE प्लस H। m v स्क्वायर भाई r होता है ना, आप जानते ही हो, बिकॉज F सेंट्रीपिटल, m v स्क्वायर डिवाइडेड बाय डिस्टेंस, डिस्टेंस को x ले लिया, r ले लो। अब देखो बच्चों ms से ms कट गया, RE प्लस HE से RE प्लस H कट गया, तो जो सैटेलाइट आपने भेजी है उसके मास से तो कोई मतलब ही नहीं रह गया। तो v ऑर्बिटल आपकी बच गई GME डिवाइडेड बाई RE प्लस H का अंडर रूट बच्चों, GME RE प्लस H रह गया।
तो बच्चों यहां से आप एक बात देख रहे हैं, ये एक्सप्रेशन आ गया कि अगर हाइट बढ़ेगी, अगर हाइट इंक्रीज करेगी तो ऑर्बिटल वेलोसिटी डिक्रीज करेगी। एक रिलेशन तो ये आ गया कि इफ हाइट इंक्रीज ऑर्बिटल वेलोसिटी डिक्रीज, पहला एक्सप्रेशन। जरा दूसरा सुनना बच्चों, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि एज वी नो GME इज इक्वल्स टू GRE स्क्वायर, जब रिलेशन बिटवीन स्मॉल g एंड कैपिटल G बताया था। तो ये रहा बच्चों GME, GRE के स्क्वायर के इक्वल, यहां पुट कर दो। जब यहां पुट करोगे तो क्या देखोगे आप देखोगे कि ऑर्बिटल वेलोसिटी इज इक्वल्स टू, देखिए GME की जगह GRE स्क्वायर डिवाइडेड बाय RE प्लस H, पूरा अंडर रूट में आ गया। तो एक एक्सप्रेशन बच्चों ये भी बन गया, देखो अगर R बाहर निकाल देते हो आप तो V ऑर्बिटल R अंडर द रूट में G RE प्लस H, एक एक्सप्रेशन बच्चों ये आ गया। अब अगर इफ सैटेलाइट अर्थ के बहुत पास है, बहुत पास है सैटेलाइट अर्थ के, तो H को नेग्लेक्ट कर दो। अगर बहुत पास है, सबसे पास वाली सैटेलाइट, तो इफ H इज स्मॉल, बहुत छोटा H है, तो क्या बन गया बच्चों V ऑर्बिटल G डिवाइडेड बाई RE, और बच्चों जब इसे अंदर भेजोगे अंडर रूट के तो RE स्क्वायर हो जाएगा ना, और ये कट गया, RE से RE कट गया। अरे बच्चों जब R को अंदर भेजोगे, देखो पहले स्क्वायर ही था ना, पहले स्क्वायर ही था, ये तो हमने एक एक्सप्रेशन बनाने के लिए लिख लिया। जब अंदर जाएगा R तो स्क्वायर हो जाएगा, तो RE से RE कट गया, तो V ऑर्बिटल इक्वल टू GR रेडियस ऑफ अर्थ। बच्चों देख लो, मास ऑफ सैटेलाइट से कोई मतलब नहीं। इसका मतलब सैटेलाइट का मास कितना भी हो, 2 किलो हो, 2000 किलो हो, 2 लाख किलो हो, उसके मास से घूमने का कोई भी लिंक नहीं है, क्योंकि ऑर्बिटल वेलोसिटी का फाइनल आंसर ये आ गया। और बच्चों अगर G और रेडियस की आप वैल्यू डालें तो ये वैल्यू निकल के आती है 7.92 किलोमीटर पर सेकेंड। तो इतनी वेलोसिटी है बच्चों सैटेलाइट की, और ये वेलोसिटी मैक्सिमम है बच्चों, मैक्सिमम, क्योंकि जैसे जैसे सैटेलाइट ऊपर जाएगी, देख लो अगर हाइट इंक्रीज करेगी तो ऑर्बिटल वेलोसिटी डिक्रीज करेगी। इसका मतलब हमें पता लगा कि 7.92 is the maximum velocity of satellite. If height increase, then orbital velocity decrease. तो ये खत्म होता है बच्चों आपका ऑर्बिटल वेलोसिटी का टॉपिक। अब डिस्कस करेंगे एस्केप वेलोसिटी किसी भी बॉडी की। बच्चों किसी भी बॉडी को अगर आपने अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर निकाल देना है और वो वापस ना आए कभी लौट के, तो उस वेलोसिटी को, उस मिनिमम वेलोसिटी को, उससे ज्यादा आप कितनी भी सेंड करो, कितनी भी सेंड करो, उस मिनिमम वेलोसिटी को जो किसी सैटेलाइट को, किसी बॉडी को, कोई भी चीज हो सकती है, हमेशा के लिए अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर निकाल दे। जैसे कि ये चीज है, हम इसको इतनी तेज फेंकें कि ये वापस ना लौट के आ सके, उस वेलोसिटी को एस्केप वेलोसिटी कहते हैं। डेफिनेशन आपके नोट्स में लिखी हुई है। तो देखो बच्चों, ये रही अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ, मास ऑफ अर्थ। अब
यहां से ऊपर 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 बॉडी जाती जा रही है। लो बच्चों, यहां तक ग्रेविटेशनल फील्ड है अर्थ का, यहां तक जितनी भी हाइट हो, तो यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस को आपने x मान लिया। सारी डिस्टेंस सेंटर से काउंट होती है बच्चों। सेंटर ये रहा, यहां तक ग्रेविटेशनल फील्ड है अर्थ का, तो ग्रेविटेशनल फील्ड के बाहर की सारी जगह इंफिनिटी मानी जाती है बच्चों, इंफिनिटी। जहां ग्रेविटेशनल फील्ड खत्म हुआ अर्थ का, उसके बाद की सारी जगह इंफिनिटी है। तो देखो, तुमने एक मास फेंक दिया, जब आपने मास फेंक दिया ऊपर की डायरेक्शन में, तो ये छोटा सा डिस्प्लेसमेंट ले लो dx, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि वर्क डन निकालेंगे हम, वर्क डन निकालेंगे, और वर्क डन के लिए तो डिस्प्लेसमेंट चाहिए। तो देखो बच्चों, dw छोटा सा वर्क डन क्या हो जाएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स छोटा सा डिस्प्लेसमेंट। अब देखो, ऊपर कोई तो बॉडी जा रही है और डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर की तरफ है, तो f dx हो गया, ये cos 0 डिग्री 1 होता है बच्चों। तो dw फोर्स की जगह g मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस का स्क्वायर। देखो ना, ऑब्जेक्ट यहां तक पहुंच गई और उसके बाद इंफिनिटी पे, साथ में क्या है dx। तो dw इज इक्वल्स टू, ये सारा आ गया dw का इंटीग्रेशन, क्योंकि बच्चों टोटल वर्क डन निकालने के लिए तो इंटीग्रेशन करोगे ना। तो dw का इंटीग्रेशन 0 से लेके w तक, और g मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ ऑब्जेक्ट तो बाहर हो जाएंगे, क्या बचेगा dx डिवाइडेड बाई x स्क्वायर। इसका इंटीग्रेशन करेंगे बच्चों, और लिमिट क्या लेंगे, आपको पता ही है, यहां से जा रही है जी, कहां तक, इंफिनिटी तक। इसका मतलब रेडियस ऑफ अर्थ से इंफिनिटी तक जा रही है बॉडी, रेडियस ऑफ अर्थ से इंफिनिटी तक जा रही है। अर्थ के सरफेस से तो फेंकोगे ना ऊपर, तो ये लिमिट लग गई। अब बच्चों मैं इसका इंटीग्रेशन आपको सिखा देता हूं, वैसे तो आपको आता ही है, जिनके पास मैथ्स नहीं है उनको सिखा रहे हैं। dx डिवाइडेड बाई x स्क्वायर, लो ये रफ में है बच्चों, रफ में, तो dx डिवाइडेड बाई x स्क्वायर, तो क्या करो, इसको ऊपर ले जाओ, x की पावर -2 dx। तो बच्चों x की पावर -2 + 1 डिवाइडेड बाई -2 + 1, तो x की पावर -1 डिवाइडेड बाई -1, तो बच्चों ये -1/x बच गया। तो इंटीग्रेशन ऑफ दिस इज इक्वल्स टू दिस, ये हमेशा याद रखो बच्चों। तो dw का इंटीग्रेशन बच्चों हो जाएगा, w लिमिट लगा दी 0 से w, अब g me mo, यहां क्या आ गया, -1/x। ये इंटीग्रेशन होके आ गया, ये डायरेक्ट स्टेप लिखे, वो तो रफ में चला गया। रेडियस ऑफ अर्थ से लेके इंफिनिटी तक, रेडियस ऑफ अर्थ से इंफिनिटी तक हो गया। अब बच्चों अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो बच्चों w -0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, g me mo माइनस बाहर आ गया, क्या आ गया ये, अपर लिमिट 1/∞ -1 में re, तो 1/∞ तो 0 हो गया भाई, इंफिनिटी से किसी चीज को डिवाइड करोगे 0 ही तो होगा। सो w इज इक्वल्स टू, अब इसका माइनस और इसका माइनस दोनों मिलके बन गए प्लस, तो g me mo और नीचे आ गया re, लेट इट बी नंबर 1। ये फर्स्ट इक्वेशन बन गई बच्चों। अब बॉडी क्या कर रही है,
ऊपर जाती जा रही है, ऊपर जाती जा रही है, ऊपर जाती जा रही है। अब जब बॉडी ऊपर जाएगी तो काइनेटिक एनर्जी हो रही है, नहीं हो रही है? तो यही वर्क डन बच्चों काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। नहीं तो कहां से मिल रही है काइनेटिक एनर्जी? भाई कहीं ना कहीं से तो कन्वर्ट होके आ रही है। तो ये वर्क डन काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। तो देखते हैं जी, तो दिस वर्क becomes kinetic energy E के। तो वर्क क्या है बच्चों? G mass of earth, mass of object, और RE is equals to half mass of object। अरे वही तो जा रही है ऑब्जेक्ट ऊपर, तो मास ऑफ ऑब्जेक्ट और V एस्केप का स्क्वायर। एस्केप क्यों लिखा? क्योंकि बाहर जानी है वो ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ से। तो लो बच्चों, MO से MO कट गया। क्या कमाल बात है। कोई ऑब्जेक्ट, किसी सैटेलाइट का कोई भी ऑब्जेक्ट का मास कहीं कोई रोल प्ले नहीं कर रहा। आप कोई हल्की चीज ले लो, कोई भारी चीज ले लो, कुछ भी ले लो, उसके मास से कोई मतलब नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्चुअल भी है। तो G ME डिवाइडेड बाई RE, और ये 2 यहां आ गया का अंडर रूट इज इक्वल्स टू V एस्केप। तो एस्केप वेलोसिटी ये आ गई बच्चों। लेकिन एज वी नो, हम जानते हैं एज वी नो कि GME इज इक्वल्स टू GRE स्क्वायर। देखो अभी बताया था आपको पिछले एक्सप्रेशन में भी। तो GME की जगह GRE स्क्वायर लिख दो, तो 2 GME की जगह GRE स्क्वायर, नीचे RE है, अंडर द रूट इज इक्वल्स टू V एस्केप। RE से RE कैंसल हो गया बच्चों, और जब कैंसल हो गया तो एस्केप वेलोसिटी इक्वल टू अंडर द रूट 2GR। दिस वन इज द फाइनल एक्सप्रेशन ऑफ एस्केप वेलोसिटी। और बच्चों इसकी जो एक्चुअल वैल्यू है, मतलब वो वेलोसिटी मिनिमम जिससे आपको किसी ऑब्जेक्ट को फेंकना पड़ेगा कि वो हमेशा के लिए ग्रेविटेशनल फील्ड से चली जाए, तो वो बनेगी 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। वैसे 11.18 होता है, लेकिन 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। तो बच्चों अगर आपने इससे कम 11.2 से कम फेंक दी किसी चीज को, तो वो वापस आके गिर जाएगी। तो इससे ज्यादा स्पीड से, इससे ज्यादा वेलोसिटी से आप ऊपर फेंको तो वो चीज हमेशा हमेशा के लिए ग्रेविटेशनल फील्ड से गायब हो जाएगी। एक छोटा सा एक्सप्रेशन सुनना, रिलेशन बिटवीन ऑर्बिटल वेलोसिटी एंड एस्केप वेलोसिटी। तो देखिए बच्चों, ऑर्बिटल वेलोसिटी और एस्केप वेलोसिटी में रिलेशन, तो VO एंड VE में रिलेशन पढ़ना चाह रहे हैं आप। तो देखिए जी क्या है भाई, आपको पता है ऑर्बिटल वेलोसिटी G रेडियस ऑफ अर्थ, और बच्चों एस्केप वेलोसिटी 2G रेडियस ऑफ अर्थ अंडर रूट में। तो अगर आप इसे ऐसे कर दो कि V एस्केप, भाई लेट इट बी 1, लेट इट बी 2, इसको ऐसे लिख दो अंडर रूट 2 टाइम्स अंडर रूट GRE। तो बच्चों ये जो चीज है, अरे ये तो ऑर्बिटल है, इसका मतलब V एस्केप रूट 2 टाइम्स V ऑर्बिटल, और आपको पता लगा कि V एस्केप डिवाइडेड बाय V ऑर्बिटल इज इक्वल्स टू रूट 2। तो बच्चों इनमें रेशो आ गया, इनमें रिलेशन आ गया। तो इस तरीके से ये टॉपिक आपका खत्म होता है, एस्केप वेलोसिटी भी
और ऑर्बिटल और एस्केप में रिलेशन भी ध्यान रखना बच्चों। एस्केप वेलोसिटी में वर्ड जो आप यूज करोगे वो मिनिमम यूज करोगे कि मिनिमम जिससे फेंकी जाती है, और ऑर्बिटल में जो सबसे पास सैटेलाइट या कोई बॉडी घूम रही है उसकी वो वेलोसिटी मैक्सिमम है। जैसे जैसे वो ऊपर जाएगी डिक्रीज होगी ऑर्बिटल वेलोसिटी, खत्म हो जाएगा। अब डिस्कस करेंगे बच्चों हम टाइम पीरियड एंड हाइट ऑफ सैटेलाइट। कोई सैटेलाइट अर्थ के चारों तरफ घूम रही है तो उसका कोई टाइम पीरियड भी तो होता होगा ना, तो टाइम पीरियड पढ़ेंगे हम और हाइट ऑफ सैटेलाइट। तो देखो ये रही बच्चों अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ, बार बार यही फिगर बनता है। अब मान लीजिए h हाइट पे ये एक सैटेलाइट घूम रही है, सैटेलाइट ऐसे करके, तो मास ऑफ सैटेलाइट हो गया, मास ऑफ अर्थ तो आप जानते ही हैं, रेडियस ऑफ अर्थ भी है, तो यहां से यहां तक की ये तो h हाइट है तो ये तो re प्लस h हो जाएगी ना। अब जब वो सैटेलाइट का टाइम पीरियड निकालना है आपने, आप जानते हो द टाइम टेकन बाय द सैटेलाइट टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड। डेफिनेशन नोट से पढ़ो। तो क्या करेंगे हम कि टाइम पीरियड t इज इक्वल्स टू पूरा जो घूम रही है वो सरकमफ्रेंस डिवाइडेड बाय ऑर्बिटल वेलोसिटी। ऑर्बिटल ही तो लेंगे, वो गोल गोल घूम रही है ना, तो सरकमफ्रेंस डिवाइडेड बाय ऑर्बिटल वेलोसिटी। तो t इज इक्वल्स टू सरकमफ्रेंस क्या हो जाएगा बच्चों 2 पाई re प्लस h। अरे रेडियस यहां से यहां तक की अब re प्लस h बन गई ना, तो डिस्टेंस तो रेडियस तो re प्लस h बन गई तो 2 पाई re प्लस h डिवाइडेड बाय ऑर्बिटल वेलोसिटी। तो जो एक्चुअल एक्सप्रेशन आया था बच्चों शुरुआत में ऑर्बिटल वेलोसिटी का वो पुट करना है। क्या था वो gme re प्लस h का अंडर रूट, ये आया था ऑर्बिटल वेलोसिटी। तो v ऑर्बिटल आपने ये पुट कर दी, तो टाइम पीरियड इज इक्वल्स टू 2 पाई। अब इस चीज को अंडर रूट में ले आओ, क्योंकि ये एक ही चीज के अंदर आ जाएगी अंडर रूट में। तो अंडर रूट में लाने के लिए क्या करेंगे, ऐसे हम स्क्वायर कर देंगे भाई, स्क्वायर करके अंडर रूट कर दो, एक ही तो बात है। तो देखो पूरा अंडर रूट में आ गई, तो ये आ गई re प्लस h का स्क्वायर और नीचे gme re प्लस h। इसको ऊपर ले गए बच्चों, जब ऊपर ले गए तो टाइम पीरियड बच गया 2 पाई अंडर द रूट re प्लस h का क्यूब डिवाइडेड बाई gme। ये आ गया बच्चों एक्सप्रेशन re प्लस h का क्यूब gme। आप जानते हो बार बार हम एक ही बात बताते हैं कि gme की जगह हम क्या लिख सकते हैं gre स्क्वायर। तो एक फॉर्मूला आपका वो भी बन के चला जाएगा। क्या बन जाएगा, लो लिख देता हूं मैं, ये देख लो। तो अगर आपको टाइम पीरियड लिखना है एक और, तो t इज इक्वल्स टू 2 पाई, यहां से re प्लस h का क्यूब डिवाइडेड बाई gme की जगह gre स्क्वायर, ये अंडर रूट में है बच्चों। तो ये एक्सप्रेशन आपका टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट का बन गया। अब जैसा तुम समझ रहे हो कि हाइट और टाइम पीरियड लिंक है बच्चों, इसका मतलब जिस सैटेलाइट की जितनी ज्यादा हाइट उसी हिसाब से उसका टाइम पीरियड चेंज हो जाएगा। इससे न्यूमेरिकल बनते हैं आपके। अब जरा हाइट सुन लो।
हाइट में कुछ नहीं करना आपको, यही एक्सप्रेशन दोबारा करना है यहां तक, ये पूरा एक्सप्रेशन दोबारा करना पड़ेगा। जब आप यहां पे पहुंच गए तो स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो। देखो हाइट के लिए, फॉर हाइट, फॉर एच, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो t का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 पाई स्क्वायर, और बच्चों यहां से रूट हट गया, स्क्वायर हो गया तो रूट हट गया, तो क्या बच गया, आर ई प्लस एच का क्यूब डिवाइडेड बाई जी आर ई स्क्वायर। तो हाइट चाहिए बच्चों तुम्हें, तो टी स्क्वायर, इसकी मल्टीप्लाई यहां करो, जी आर ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर ई प्लस एच का क्यूब। तो क्या हो जाएगा बच्चों, टी स्क्वायर जी आर ई स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर का 1/3, अरे यहां क्यूब है ना, इधर आएगा तो 1/3 हो गया, इज इक्वल्स टू आर ई प्लस एच। और फाइनली आपको क्या चाहिए, आपको तो एच चाहिए ना, तो आर ई माइनस कर दो, तो फाइनल एक्सप्रेशन बनेगा आपका टी स्क्वायर जी आर ई स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर की पावर 1/3 माइनस आर ई इज इक्वल्स टू एच। सो दैट इज द फाइनल एक्सप्रेशन। एक हाइट का, सैटेलाइट की हाइट जो अराउंड द अर्थ घूम रही है, कोई भी बॉडी जो अराउंड द अर्थ घूम रही है, उसके हाइट का फॉर्मूला, उसके हाइट का एक्सप्रेशन बच्चों ये ड्राइव हो गया। आप देख लीजिए, ये आपका h निकल आया और ये आपका टाइम निकल आया। ठीक है जी, ओके बच्चों। अब देखो बच्चों, एंगुलर मोमेंटम ऑफ सैटेलाइट, कि अगर कोई सैटेलाइट ऊपर गोल गोल घूम रही है तो उसका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा। जैसा कि आप जानते हो, पिछले चैप्टर में आपने पढ़ा है कि एंगुलर मोमेंटम एल उसका सिंबल है, और फॉर्मूला होता है मास, वेलोसिटी और उसकी रेडियस mvr। तो यहां पे क्या हो जाएगा, क्योंकि हम बात सैटेलाइट की कर रहे हैं, तो एंगुलर मोमेंटम सैटेलाइट का तो ls ले लेंगे बच्चों, मास ऑफ सैटेलाइट, क्योंकि वो गोल गोल घूम रही है, ऑर्बिटल वेलोसिटी, और r की जगह r e प्लस h, अरे ऊपर घूम रही है ना h हाइट पे, तो ms तो ये रहा बच्चों, ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला पुट कर दिया, gme r e प्लस h अंडर रूट में ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला, और ये रहा बच्चों r e प्लस h। अब क्या करते हैं हम, इस पूरे को अंडर रूट में ले आते हैं। जब पूरा अंडर रूट में आएगा, आपको बताइए स्क्वायर लगा देंगे दोनों के ऊपर, कुछ करना नहीं है, तो इस पे भी स्क्वायर और इस पे भी स्क्वायर। तो देखो बच्चों, ms स्क्वायर, इस पे स्क्वायर लग गया, ये एज इट इज लिख दिया, और ये भी जब अंडर रूट में आया तो स्क्वायर लग गया। अब देखना, आर ई प्लस एच से आर ई प्लस एच का स्क्वायर कट गया, एक बार बचा ये रहा, जी एम ई ये रहा, और एम एस स्क्वायर ये रहा। तो बच्चों इस तरीके से ये बन गया एंगुलर मोमेंटम का एक्सप्रेशन सैटेलाइट का। सैटेलाइट की बात कर रहे हैं बच्चों, तो सैटेलाइट हो गया। और एक चीज तो आप जानते ही हो कि जी एम ई की जगह आप जी आर ई स्क्वायर लिख सकते हो, जी एम ई की जगह जी आर ई स्क्वायर। तो इस तरीके से एंगुलर मोमेंटम ऑफ सैटेलाइट भी आपका खत्म होता है टॉपिक। ओके, अब बात करते हैं बच्चों ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की। ये बिल्कुल सेम वैसा ही डेरिवेशन है जैसे एस्केप वेलोसिटी की आपने, फर्क सिर्फ इतना है कि एस्केप वेलोसिटी में तो बच्चों अर्थ सरफेस से
इंफिनिटी तक जाती है कोई बॉडी, इसमें बच्चों इंफिनिटी से अर्थ के सरफेस पे आ रही है। फर्क सिर्फ इतना है। देखते हैं जी, तो ये रहा बच्चों अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ, और यहां तक अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड है बच्चों। क्या होता है अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड? जहां तक अर्थ का इफेक्ट करती है ग्रेविटेशनल फोर्स, उस स्पेस को, उस रीजन को, उस जगह को ग्रेविटेशनल फील्ड बोलते हैं अर्थ का। अब बच्चों एक मास को यहां तक ग्रेविटेशनल फील्ड है, h हाइट हो गई बच्चों ये, और टोटल मिलके कितनी हो गई यहां से लेके यहां तक की, ये x ले लो, ये x ले लिया आपने। तो मैं आपको बता रहा था कि वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए मास, ये रहा मास ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम इंफिनिटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। तो वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए मास फ्रॉम इंफिनिटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। डेफिनेशन आपके नोट्स में है। तो देखो बच्चों, dw फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, थीटा 0 है बच्चों, तो dw f dx cos 0, सो dw फोर्स की जगह g मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस का स्क्वायर, क्योंकि बच्चों टोटल डिस्टेंस तो यहां से यहां तक की x है ना। ये जो छोटा सा डिस्प्लेसमेंट है यहां मेंशन कर दो, ये रहा, इस बार डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ है और बॉडी भी नीचे आ रही है बच्चों। तो dw g मास ऑफ ऑब्जेक्ट, मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस का स्क्वायर, ये रहा dx। अब टोटल वर्क निकाल देंगे। आप कहोगे वर्क क्यों निकाल रहे हो? अरे एनर्जी ही तो वर्क होती है भाई, तो एनर्जी हमें निकालनी है, वर्क निकाल देते हैं, एनर्जी आ जाएगी। तो फॉर टोटल वर्क हम कर देंगे इंटीग्रेशन। ये लो बच्चों, इंटीग्रेशन कर देंगे हम, 0 से लेके w लिमिट लगा दी, तो g मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ ऑब्जेक्ट, ये बाहर आ गया बच्चों, dx बाई एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना है। आपको सिखाया था जब एस्केप वेलोसिटी करा रहा था मैं, कि dx बाई एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो dw का इंटीग्रेशन w, 0 से w, तो बच्चों g me mo, और इसका इंटीग्रेशन आ गया बच्चों -1/x। लिमिट का ध्यान रखना है, कहां से आ रही है बॉडी, इंफिनिटी से आ रही है, तो इनिशियल लिमिट इंफिनिटी हो गई। कहां तक आ रही है, अर्थ के सरफेस तक आ रही है, मतलब re तक आ रही है, तो रेडियस ऑफ अर्थ तक आ रही है। तो क्या बन गया, इंफिनिटी से लेके रेडियस ऑफ अर्थ तक। नाउ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, जैसा करते हैं हम हमेशा। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगा दो, अपर लिमिट w माइनस 0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। पहले ये वाली लिमिट रखो, फिर ये वाली लिमिट रखो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो नेगेटिव बाहर बच्चों, नेगेटिव g me mo, अपर लिमिट है 1/re माइनस 1/infinity, तो 1/infinity तो 0 हो गया बच्चों। सो वर्क डन इक्वल टू नेगेटिव g me mo डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ अर्थ। तो बच्चों ये जो वर्क डन है ये नेगेटिव आ गया, और आपको पता है वर्क डन ही एनर्जी होती है। तो यू कैन राइट इट U फॉर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इसका सिंबल है। तो U नेगेटिव g
MEMO बाई RE। अब बच्चों एक बात सुनना, देखो इसमें आंसर नेगेटिव आया है, इसका मतलब अर्थ पे कोई चीज आ रही है इंफिनिटी से, तो वर्क डन देखो नेगेटिव आया है, नेगेटिव। लेकिन अर्थ से कोई चीज जा रही है इंफिनिटी पे, तो वर्क डन पॉजिटिव आया था एस्केप वेलोसिटी में, देख लो। इसका मतलब इस अर्थ से जाना तो पॉजिटिव वर्क है लेकिन इस अर्थ पे आना नेगेटिव वर्क है फिजिक्स के अकॉर्डिंग बच्चों। तो ये निकल गया आपका वर्क डन और एनर्जी। एक छोटा सा टॉपिक है बच्चों यहीं से, ये तो वर्क डन निकल गया, एनर्जी निकल गई, छोटा सा टॉपिक है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होता है वर्क डन पर यूनिट मास, वर्क डन पर यूनिट मास in bringing a body from infinity to the surface of earth। तो बच्चों ये पूरा डेरिवेशन एज इट इज यहां तक ये डेरिवेशन एज इट इज हो गया, एक स्टेप बदल दो, सब कुछ यही। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल पढ़ रहे हैं आप, तो ग्रेविटेशन पोटेंशियल के लिए क्या हो जाएगा, W बाई एम नॉट। इस एम नॉट को नीचे ले आए, इसके आप पढ़ रहे हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है। सो नेगेटिव GME बाई RE बच गया बच्चों, और ये सिंबल बन गया V। दिस इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। सो नेगेटिव GME divided by RE। So this one is gravitational potential V symbol है, और gravitational potential energy W, या फिर इसको ही U लिख सकते हैं हम, U है बच्चों ये U, तो U gravitational potential energy हो गया, और V U हो गया gravitational potential energy, और V हो गया ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। इस तरीके से दो टॉपिक आपके बच्चों खत्म हो गए यहां पे, डन। अब डिस्कस करेंगे केपलर्स लॉज के बारे में। बच्चों केपलर साहब ने 3 लॉ दिए प्लेनेट के, जो प्लेनेट मूव करते हैं, कोई भी प्लेनेट हो सकता है, तो इसलिए टॉपिक का नाम है केपलर्स लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन। हम अर्थ के लिए डिस्कस कर लेते हैं, वैसे तो कोई भी प्लेनेट के लिए वैलिड है। तो केपलर साहब ने अपने पहले लॉ में, केपलर्स लॉ पहले लॉ में दिया लॉ ऑफ ऑर्बिट, और लॉ ऑफ ऑर्बिट में उन्होंने बताया कि द प्लेनेट रिवॉल्व अराउंड द सन इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट। तो बच्चों इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमता है कोई भी प्लेनेट अराउंड द सन, एंड द सन रिजाइड एट वन ऑफ द फोकाई। किसी एक फोकस पे सन होता है बच्चों। तो जैसे ये रहा पाथ, तो बच्चों ये रहा सन किसी एक फोकस पे, और ये बच्चों अर्थ ऐसे करके अर्थ घूम रही है। तो क्या बना, इस लॉ को क्या कहेंगे, लॉ ऑफ ऑर्बिट, कि द प्लेनेट रिवॉल्व अराउंड द सन इन द इलिप्टिकल ऑर्बिट एंड द सन रिजाइड एट वन ऑफ द फोकाई। ये सन है बच्चों एस। तो ये तो था पहला। दूसरा डेफिनेशन आप अपने नोट से भी पढ़ेंगे। दूसरा केपलर साहब का लॉ कि द एरिया स्वेप्ट आउट बाय द प्लेनेट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम रिमेन्स कांस्टेंट। बच्चों एरिया हमेशा इक्वल कवर करेगा
कोई भी प्लेनेट या अर्थ, मीन्स एरियल वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट। जैसे कि ये बच्चों, ये ऐसे करके ये रहा सन और ये एरिया है एक रीजन में, ये एरिया ले लो आप P डैश। तो बच्चों जितना एरिया ये है उतना ही एरिया यहां कवर कर रही है ये P डैश। तो ये एरिया और ये एरिया ये दोनों इक्वल हैं, इसलिए सेकंड लॉ दिया केपलर साहब ने कि द एरिया स्वेप्ट आउट बाय द प्लेनेट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम रिमेन्स सेम। अगर टाइम सेम है तो एरिया भी सेम होगा, मतलब सर्दियां हो या गर्मियां हो, एक दिन में अर्थ या कोई भी प्लेनेट सेम एरिया कवर करेंगे बच्चों, सेम एरिया। तो ये सेकंड लॉ था, मतलब एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट। एरियल वेलोसिटी मतलब बच्चों dA/dt इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। ये एरियल वेलोसिटी का फॉर्मूला है। और तीसरा लॉ बच्चों, तीसरा लॉ ऑफ टाइम पीरियड। तो लॉ ऑफ टाइम पीरियड में केपलर साहब ने कहा कि टाइम पीरियड का स्क्वायर, टाइम पीरियड का स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सेमी मेजर एक्सिस का क्यूब। तो स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस। क्या होता है बच्चों सेमी मेजर एक्सिस? समझ लीजिए आप, यहां से लेके यहां तक दिस वन, ये जो आर है दिस इज सेमी मेजर एक्सिस। बच्चों ये पूरा तो दिस वन पूरा, इसको तो कहेंगे मेजर एक्सिस, ये इसके आधे को कहेंगे सेमी मेजर एक्सिस, ऐसे ही इस पूरे को कहेंगे माइनर एक्सिस और इसके आधे को कहेंगे सेमी माइनर एक्सिस। तो ये जो है ये सेमी मेजर एक्सिस है। तो टी स्क्वायर इक्वल टू के आर क्यूब। तो ये केपलर साहब के बच्चों तीनों लॉ हो गए। केपलर लॉ, पहला लॉ ऑफ ऑर्बिट, दूसरा लॉ ऑफ एरियल वेलोसिटी और तीसरा लॉ ऑफ टाइम पीरियड। डेफिनेशन आप अपने नोट्स में पढ़ें। बच्चों अब मैं आपको डेरिवेशन करा रहा हूं केपलर्स सेकंड लॉ का प्रूफ। बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है ये कि एरियल वेलोसिटी अर्थ की या किसी भी प्लेनेट की कांस्टेंट रहती है। एरियल वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट। तो देखो बच्चों, ये इलिप्टिकल ऑर्बिट जिसमें कोई भी प्लेनेट या अर्थ मूव कर रहा है, तो एक छोटा सा टाइम ले लो। छोटे से टाइम में एक प्लेनेट P से P डैश पे पहुंच गया। भाई ऐसे मूव करके P से P डैश पे वो पहुंच गया जी प्लेनेट। तो बच्चों एरिया क्या कवर करा उसने? यहां से देखो, ये रहा सन, ये रहा बच्चों सन S। तो S P डैश, ये जो ट्रायंगल बना ये एरिया कवर करा उस प्लेनेट ने घूमते टाइम। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल बन गया हाफ टाइम्स r इंटू डेल्टा। एरिया ऑफ ट्रायंगल आप जानते हैं। तो एरिया को लिख दिया डेल्टा है क्योंकि छोटा एरिया है, तो हाफ r इंटू डेल्टा r। अब जैसा आप जानते हो बच्चों कि वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डेल्टा r बाई डेल्टा t। भाई स्मॉल डिस्प्लेसमेंट स्मॉल टाइम, वेलोसिटी बन गई। तो यहां से डेल्टा r निकाल लो बच्चों। डेल्टा r इज इक्वल्स टू वेलोसिटी इनटू डेल्टा t। अब इस डेल्टा r को लाके यहां रख दिया बच्चों आपने। जब इस डेल्टा r को यहां रख दिया आपने तो क्या बन गया? डेल्टा a इज इक्वल्स टू हाफ r और डेल्टा r की जगह v डेल्टा t यहां बन गया। अब बच्चों इस डेल्टा t को इसके नीचे ले आओ।
देखो ना, ये चीज जब इसके नीचे आएगी तो ये बन गई, तो डेल्टा ए डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, दिस बिकम्स एरियल वेलोसिटी। देख लो, एरिया डिवाइडेड बाय टाइम, तो ये बन गई एरियल वेलोसिटी। और क्या बन गया बच्चों, ये हाफ आर इंटू वी, वी वेलोसिटी है। अब जैसा आप जानते हो मोमेंटम के अकॉर्डिंग कि P इज इक्वल्स टू मास इंटू वेलोसिटी, ये रफ में है बच्चों, ये रफ वर्क है, तो P इज इक्वल्स टू मास इंटू वेलोसिटी, तो यहां से V निकाल लो, मोमेंटम डिवाइडेड बाय मास, ये बन गया V। अब इस V को बच्चों यहां पुट कर लिया, वो रफ वर्क है, तो जब पुट करा V में तो V की जगह P अपॉन M, और जैसा कि आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा है रोटेशनल मोशन में कि R इंटू P या R क्रॉस मोमेंटम, ये बन जाता है बच्चों एंगुलर मोमेंटम। तो इसको लिख लिया आपने L, एंगुलर मोमेंटम लिख लिया बच्चों, R क्रॉस P को L लिख लिया, नीचे मास है ही और हाफ है ही। अब जैसा आप जानते हैं कि एंगुलर मोमेंटम तो बच्चों कांस्टेंट रहता है इफ नो एक्सटर्नल टॉर्क इज प्रोवाइडेड। अगर कोई टॉर्क नहीं लगा रहा तो बच्चों प्लेनेट को जाके कोई घुमा थोड़ा ना रहा है, कौन टॉर्क लगा रहा है उस पे, टॉर्क तो कोई है ही नहीं। तो L इज इक्वल्स टू कांस्टेंट इफ टॉर्क इक्वल टू 0। अब बच्चों देखना, L कांस्टेंट, M कांस्टेंट, हाफ कांस्टेंट, इसका मतलब एरियल वेलोसिटी dA by dt, जो एरियल वेलोसिटी है, एरियल वेलोसिटी इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। तो यही डेरिवेशन है केपलर साहब के सेकंड लॉ का कि एरियल वेलोसिटी इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। ये हो गया बच्चों प्रूफ। अब डिस्कस करेंगे बच्चों केपलर्स थर्ड लॉ का प्रूफ। केपलर्स थर्ड लॉ, टाइम पीरियड का स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सेमी मेजर एक्सिस का क्यूब। तो देखो बच्चों, जब अर्थ या कोई भी प्लेनेट अराउंड द सन घूम रहा है तो फॉर्मूला तो वही लगेगा कि ग्रेविटेशनल फोर्स कन्वर्ट हो रही है सेंट्रीपिटल फोर्स में। तो जरा देखना केपलर्स थर्ड लॉ, ग्रेविटेशनल फोर्स किस किस की, सन की और कोई भी प्लेनेट ले लो बच्चों, अर्थ भी ले सकते हो लेकिन कोई भी प्लेनेट के लिए वैलिड है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल हो जाती है। लगा दो न्यूटन फॉर्मूला, F G मास ऑफ सन, मास ऑफ प्लेनेट डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। प्लेनेट के और सन के बीच में जो भी डिस्टेंस है, तो G मास ऑफ सन, मास ऑफ प्लेनेट, डिस्टेंस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू सेंट्रीपिटल फोर्स ले लो बच्चों, प्लेनेट के लिए पढ़ रहे हो ना, तो m प्लेनेट m v स्क्वायर डिवाइडेड बाय r, r डिस्टेंस है। अब देखो बच्चों mp से mp कट गया, मतलब मास ऑफ प्लेनेट से मास ऑफ प्लेनेट, r से r स्क्वायर कट गया, तो क्या बच गया v स्क्वायर इज इक्वल्स टू g मास ऑफ सन और डिस्टेंस। लेट इट बी इक्वेशन नंबर 1। अब बच्चों जब प्लेनेट घूम रहा है तो हमें टाइम लाना है ना, तो ऐसा फॉर्मूला सोचेंगे ना जिसमें टाइम आ जाए। तो जरा देखना, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू सरकमफ्रेंस डिवाइडेड बाय टाइम। तो वेलोसिटी इक्वल टू 2 पाई r डिवाइडेड बाय टाइम। तो ये आ गया बच्चों, यहां स्क्वायरिंग कर दो बोथ साइड, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड से क्या आ जाता है, v स्क्वायर, देख लो v स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 पाई स्क्वायर r स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, पाई का स्क्वायर, r का स्क्वायर, t का स्क्वायर, तो 4 पाई स्क्वायर r स्क्वायर डिवाइडेड बाय t स्क्वायर। अब बच्चों इक्वेशन नंबर 1 ये रही v स्क्वायर और इक्वेशन नंबर 2 ये रही v स्क्वायर, दोनों को इक्वेट कर दो। तो फ्रॉम 1 and 2 देख लो,
GMS बाई R इज इक्वल्स टू 4 पाई स्क्वायर R स्क्वायर बाई T स्क्वायर। अब देखते हैं बच्चों, तो T स्क्वायर निकाल लो, तो T स्क्वायर को ले जाओ इधर और बाकी इन सबको इधर, तो क्या बच गया? T स्क्वायर इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर, नीचे से GMS, और बच्चों जब ये R यहां पहुंचा तो R क्यूब हो गया। और यहां आप देख रहे हैं कि 4 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, स्क्वायर लग गया, G यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कांस्टेंट और मास ऑफ सन कांस्टेंट, और इस पूरे को लिख दिया बच्चों आपने K प्लस कांस्टेंट। तो ये बन गया T स्क्वायर इज इक्वल्स टू केपलर कांस्टेंट टाइम्स R क्यूब। तो T स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R क्यूब, तो स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस। तो ये बच्चों आपके सामने प्रूफ आ गया केपलर्स थर्ड लॉ का। ये टॉपिक आपका बच्चों खत्म होता है। अब हम डेरिवेशन करेंगे बच्चों। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है कि केपलर्स लॉ से या केपलर्स लॉ को यूज करते हुए न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन प्रूफ कर देना। तो देखो, न्यूटन लॉ ग्रेविटेशन का केपलर्स लॉ को यूज करते हुए, तो देखते हैं। अब बच्चों जब कोई भी प्लेनेट घूम रहा है अराउंड द सन, तो सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल्स टू मास प्लेनेट का स्क्वायर m v स्क्वायर डिवाइडेड बाय r। अब जैसा आप जानते हैं कि mp ये रहा, r ये रहा, और वेलोसिटी की जगह सरकमफ्रेंस डिवाइडेड बाय टाइम, तो सरकमफ्रेंस 2 पाई r डिवाइडेड बाय टाइम। बच्चों इसमें स्क्वायर है, ये स्क्वायर आ गया। तो आप देखते हैं कि सेंट्रीपिटल फोर्स बिकम्स mp r ये रहा 2 का 4 पाई स्क्वायर r स्क्वायर डिवाइडेड बाय t स्क्वायर। अब जैसा आप जानते हैं एस वी लो कि टाइम पीरियड स्क्वायर इक्वल टू k r क्यूब। क्या है ये? केपलर्स थर्ड लॉ। ये चीज बच्चों केपलर्स थर्ड लॉ है ना, केपलर्स थर्ड लॉ। तो t स्क्वायर इज इक्वल्स टू k r क्यूब। तो बच्चों इस t स्क्वायर की जगह k r क्यूब रिप्लेस कर दो। देख लो, इसको ले जाके यहां रख दो, तो क्या बन गया? F सेंट्रीपिटल इज इक्वल्स टू mp 4 पाई स्क्वायर r स्क्वायर, ये रहा r, और t स्क्वायर की जगह k r क्यूब। जब k r क्यूब रख दिया बच्चों, तो क्या बन गया? ये r इंटू r क्यूब, r की पावर 4 बन जाएगा। तो देख लो, F सेंट्रीपिटल इक्वल टू mp 4 पाई स्क्वायर r की पावर स्क्वायर k r की पावर 4, r स्क्वायर से r की पावर 4 कैंसिल हो गया। जब कैंसिल हो गया तो क्या बच गया? F सेंट्रीपिटल इक्वल टू mp 4 पाई स्क्वायर k r स्क्वायर। अब बच्चों k का केपलर कांस्टेंट का तो फॉर्मूला आपने पिछले डेरिवेशन में प्रूफ किया ही है। क्या होता है? k इज इक्वल्स टू, देखो बच्चों, k इज इक्वल्स टू 4 पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय g मास ऑफ सन। तो ये जो k है इसको यहां रख दो बच्चों। जब इस k को यहां रखोगे तो देखना क्या बच गया? mp 4 पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय k की वैल्यू 4 पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय g मास ऑफ सन। ये बच्चों इसमें वैल्यू पुट करते जा रहे हैं हम, तो देखना फाइनली क्या बच गया? इस GMS को हम ले जाएंगे ऊपर, और 4 पाई स्क्वायर से 4 पाई स्क्वायर कैंसिल हो गया बच्चों। जब कैंसिल हो गया तो फाइनल एक्सप्रेशन बिकम्स G सेंट्रीपिटल। फाइनल एक्सप्रेशन बन गया G मास ऑफ सन, मास ऑफ प्लेनेट, और नीचे बच गया बच्चों r स्क्वायर। तो जरा देखना
जी मास ऑफ सन, मास ऑफ प्लेनेट, डिस्टेंस का स्क्वायर। बच्चों ये तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बच गया ना। सेंट्रीपिटल फोर्स ही तो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है, तो बच गया जी मास ऑफ सन, मास ऑफ प्लेनेट, डिस्टेंस का स्क्वायर। तो बच्चों देखिए किस तरीके से आप लेके चले केपलर्स लॉ और आपका फॉर्मूला आ गया ग्रेविटेशनल लॉ। तो केपलर्स लॉ और ग्रेविटेशनल लॉ आपस में लिंक हो गए बच्चों। और जरा ध्यान से सुनना, तुमने तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन से लिंक कर दिया था। तो किस तरीके से बच्चों केपलर्स लॉ, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन और न्यूटन लॉ ऑफ मोशन सब एक दूसरे को प्रूफ करके जा रहे हैं। तो फिजिक्स की एक्यूरेसी देखो कितनी ज्यादा है कि न्यूटन लॉ, केपलर्स लॉ और न्यूटन लॉ ऑफ मोशन सब एक दूसरे के इक्वल हो गए। तो इस तरीके से ये टॉपिक खत्म हुआ बच्चों, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन फ्रॉम केपलर्स लॉ। लास्ट टॉपिक आ गया बच्चों इस चैप्टर का, ग्रेविटेशन का। ये थ्योरी है पूरी, आप अपने नोट से पढ़ें। सैटेलाइट, टाइप्स ऑफ सैटेलाइट एंड वेटलेसनेस कंडीशन। तो बच्चों सैटेलाइट वही है जो अपने से किसी बड़ी बॉडी के अराउंड घूमती है और उसकी इंफॉर्मेशन शेयर करती है, उस चीज को सैटेलाइट कहते हैं। सैटेलाइट बच्चों, पोलर सैटेलाइट अर्थ के पोल के अराउंड घूमती है। तो जो अर्थ के पोल के अराउंड घूमे, जैसे ये अर्थ का पोल है बच्चों और ये इक्वेटर है, तो जो सैटेलाइट ऐसे घूमती है बच्चों, ऐसे पोल के अराउंड, उनको बोलते हैं पोलर सैटेलाइट। और ये जो सैटेलाइट होती है बच्चों, पोलर सैटेलाइट, ये 500 से 800 किलोमीटर होती हैं अर्थ से ऊपर। 500 किलोमीटर से 800 किलोमीटर, ये मिलिट्री पर्पसेस में बहुत होती है बच्चों यूज। लेकिन जो इक्वेटर के अराउंड सैटेलाइट घूमती हैं, उन सैटेलाइट को बच्चों जियो स्टेशनरी सैटेलाइट भी कह देते हैं। लेकिन इनकी जो हाइट होती है, देखो ऐसे, ये जो ऐसे घूम रही है बच्चों, इसकी जो हाइट होती है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की हाइट होती है 36,000 किलोमीटर। तो बच्चों पोलर सैटेलाइट की हाइट 500 से 800 किलोमीटर, जबकि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की हाइट 36,000 किलोमीटर के अराउंड होती है, अबाउट होती है, एग्जैक्ट नहीं है, हल्की सी कुछ किलोमीटर कम है। ये आप अपने नोट्स में देखिए। अब पोलर सैटेलाइट, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, दोनों की डेफिनेशन आप अपने नोट्स में देखिए, इसके यूज आप अपने नोट्स में देखिए। और एक छोटी सी चीज है वेटलेसनेस। जब भी कोई चीज बच्चों ऊपर से नीचे गिरती है, देखिए ऐसे, तो ये वेटलेस हो जाती है। जैसे कि आप लिफ्ट में होते हैं और लिफ्ट ऊपर से टूट जाए, लिफ्ट की स्ट्रिंग टूट जाए, तो ऊपर से जब लिफ्ट नीचे आ रही है तो वो वेटलेसनेस कंडीशन होती है। ऐसे ही जब कोई बॉडी या कोई पर्सन सैटेलाइट में घूमता है तो वो वेटलेस हो जाता है। वेटलेस के क्या नुकसान, क्या फायदे होते हैं, आपके नोट्स में थ्योरी में हमने दिए हुए हैं। इस तरीके से आपका चैप्टर ग्रेविटेशनल खत्म होता है जी। थैंक यू।